जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। मैं हफ्ते में कई मरतबा इस सड़क से गुजरती हूँ। ज़्यादातर लोगों की नज़र जाती है कैपिटल की बिल्डिंग की जानिब, जहाँ अमेरिका की कांग्रेस बैठती है और अमेरिका के सियासतदान मुल्क और कौम, बल्कि कह लीजिए दुनिया की किस्मत के फैसले करते हैं। लेकिन मेरी नज़र ज़्यादा जाती है इस बिल्डिंग की तरफ, जिसके फ्रंट पे ही अमेरिका के आइन की पहली तरमीम करदा है, जिसमें यह लिखा गया है कि कांग्रेस ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो कि आज़ादी इजहार राय या आज़ादी सहाफ़त पे किसी किस्म की कदगन लगाए। ये म्यूज़ियम की इमारत है, सहाफ़त का अजायब घर, जहाँ पे सहाफ़त की तारीख के अहम लम्हात को महफूज किया गया है और दुनिया भर से ऐसे सहाफ़ियों को भी यहाँ पे खराज तहसीन पेश किया गया है जिन्होंने सच की तलाश में अपनी जान तक गंवा दी। मैं आज म्यूज़ियम की बिल्डिंग के बाहर आई हूँ भारतीय सहाफ़ी अजीत शाही से मिलने, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस और तहलका जैसे नामवर जो आउटलेट्स हैं उनके साथ काम कर चुके हैं और भारत में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी के जाली मुकदमात का जो इशू था उस पर उन्होंने बड़ी इन डेप्थ रिपोर्टिंग की, जिसके लिए वो खास तौर पर जाने जाते हैं। तो मैं अजीत शाही से मिलके आज ये जानना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में सहाफ़त कितनी आज़ाद है, सहाफ़ी अपना काम करने के लिए कितने आज़ाद हैं। तो मेरे ख्याल में अजीत शाही पहुँच गए होंगे म्यूज़ियम की बिल्डिंग के बाहर, चल के उनसे मिलते हैं। हाय अजीत। हाय सारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। इतनी सारी खबरें यहाँ पे लगी हुई, लेकिन आप इसके पास रुके क्यों? हाँ, ये बड़ी शानदार खबर है। कैंसस का शहर है विचिता, और मैं पढ़ रहा हूँ कि शहर जो है वो अमेरिका की बड़ी से बड़ी जो दवाई बनाने की कंपनियां हैं उनको उनके ऊपर मुकदमा कर रहा है और उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है ओपियोइड क्राइसिस के लिए। और मैं सोच रहा हूँ हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान वगैरह में, यहाँ आप सोच नहीं सकते कि किसी छोटे से छोटे शहर के जो वहाँ के लोकल काउंटी के बराबर के जो ऑफिशियल्स हैं वो मुकदमा कर पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पे। दिस आई थिंक इज ट्रूली डेमोक्रेसी इन मोशन हियर। और यही मैं जानना चाहती हूँ कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वहाँ पे आप जैसे जर्नलिस्ट काम करने के लिए कितने आज़ाद हैं? जी, आज़ाद होते तो इस समय वहीं काम कर रहे होते, यहाँ नहीं आ गए होते आपके सामने वॉशिंगटन डीसी में। चलो फिर इसी बारे में और बात करते हैं, चल के कहीं बैठते हैं। तो अजय, सबसे पहले तो यही बताइए, जैसे आपने कहा कि अगर आज़ाद होते काम करने के लिए भारत में तो उस वक्त वहीं काम कर रहे होते, आप यहाँ वाशिंगटन में ना होते, क्या बदला, क्या वजह हुई कि आपको वाशिंगटन आना पड़ा? कहने का मेरा मतलब ये है कि आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में हो रहा है, तो आज़ाद सहाफ़त के लिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की जो ज़मीन थी वो बहुत सिकुड़ गई है और कम हो गई है। क्यों? उसकी तमाम वजूहात हैं। एक जो फौरी तौर पे कह सकते हैं, जो एकदम लेटेस्ट रीज़न है, वो जैसा कि सबको मालूम है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में वो बहुत ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट है। जो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो खुद पर्सनैलिटी उनकी ऑटोक्रेटिक है और जिस किस्म के सरकार वो चलाते हैं, जो उनका तरीक़ा है सरकार चलाने का, वो बहुत ऑटोक्रेटिक है और वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई जाए। दूसरी वजह यह है, एटीट्यूडनल वजह है। हम भले ही अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हम अपने आप को नाम देते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है एक एटीट्यूड में होती है, एक स्पिरिट में होती है। हम जो अभी हमने खबर देखी, विचिता कैंसस की खबर हमने देखी, तो हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब जगह जहाँ पर अंग्रेज़ राज करते थे, जिसको स्टील फ्रेम कहते थे, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि सब टॉप डाउन है। तो छोटे शहर में हो वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं, सिवाय इसके कि आप वोट देकर किसी को भेज देते हैं लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। बाकी आपका पुलिस कमिश्नर कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, आपकी ज़िंदगी के फैसले, अहम फैसले कौन कर रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब एक डेमोक्रेसी में भी एक ब्यूरोक्रेसी है जो आपको रूल करती है। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान गया एक बार, लोगों ने कहा साहब आपके यहाँ जमहूरियत है। मैंने कहा आप जमहूरियत को इलेक्शन से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप इलेक्शंस हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट नीड्स टू फिल्टर डाउन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हम हमारे वोट का मकसद हो और उसका मतलब हो, बल्कि हम खुद मुख्तार बने। सोसाइटी इटसेल्फ इज ऑटोक्रेटिक। बाप ने कह दिया ऐसे होगा तो वैसे होगा।
हम हिंदुस्तान में तमाम बोलते रहते हैं लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, दलितों को वो नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को ऐसे रहना चाहिए, सबके बारे में प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए जब एटीट्यूड ही आपका डेमोक्रेटिक नहीं, जब आप खुद के अंदर की स्पिरिट ही डेमोक्रेटिक नहीं है, तब आप ये पसंद नहीं करेंगे कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। लेकिन हमेशा से एक मुल्क है भारत जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, मार्शल लॉ कभी नहीं आया, तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट आपके ख्याल में फिर स्ट्रेंथन क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है पाकिस्तान की सहाफत इसलिए बेहतर हो पाई पिछले 50-60 सालों में क्योंकि वहाँ पर मार्शल लॉ था, और मार्शल लॉ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन था डेमोक्रेसी का। मिडिल क्लास ने, हमने देखा 1950s से ही हमने देखा, उस मिडिल क्लास ने प्रोटेस्ट किया। हिंदुस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आया, और हिंदुस्तान की सरकार भले ही गरीब आवाम जो है करोड़ों लोग चुनकर भेजते रहे हों पार्लियामेंट में, लेकिन जो डोमिनेंट थॉट लीडरशिप है वो मिडिल क्लास को ही बिलोंग करती थी, और मिडिल क्लास की सारी बातों को जो गवर्नमेंट है उसके प्रो ही चलती थी मिडिल क्लास के हमेशा से। तो मिडिल क्लास को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हिंदुस्तान में, एक्सेप्ट फॉर अ टाइनी पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, जब उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने ये इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी। डेमोक्रेसी की कमी ने उसकी कदर पैदा की पाकिस्तान में, आपके एक तरह से कहने बिल्कुल का सही ये कहा, नतीजा यही निकलता बात है। कह रहा हूं मैं। और भारत में चूंकि डेमोक्रेसी मुसलसल रही है, इसलिए उसकी कदर एक तरह से आपकी नजर में कम होती गई। और इनफैक्ट अब क्या हो गया है, सबसे ज्यादा जो अफसोस की बात है कि अब जो नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, कंट्री, नेशन, ये सारे जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये इतने कंफ्यूजिंग हो गए हैं आपस में। भारत को खतरा किससे है? भारत में नेशनलिज्म और खास तौर पे ये नेशनल सिक्योरिटी जो है इतना बड़ा इशू कैसे है? नेशनल सिक्योरिटी वो कॉन्सेप्ट है जो हर मर्ज की दवा है, और उसका इस्तेमाल कोई भी ऑटोक्रेट हर वक्त कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ज़ियाउल हक ने 10 साल बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इंदिरा गांधी ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो भी लगातार सहाफत को गाली देते रहते हैं। वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ये फेक मीडिया है और ये अमेरिका का दुश्मन है, एनिमी ऑफ द नेशन। वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है, वो चिड़िया जिसको किसी ने कभी देखा नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मैं छोटा सा था, 5 बरस का था, और 1971 का वॉर इंडिया पाकिस्तान में हुआ था, और हम लोग एक बहुत इंटीरियर शहर में रहते थे, और वहाँ पे हमको डर होता था, हमारे पूरे शहर में लोगों को डर फैला हुआ था कि पाकिस्तान आके बम गिरा देगा हमारे यहाँ। अब मैं बड़ा होकर सोचता हूँ यार, जिस शहर में हम रहते थे इतना छोटा शहर था, पाकिस्तान सेना के पास, फौज के पास, एयरफोर्स के पास और कोई काम नहीं था, सिर्फ हमारे शहर के ऊपर आके बम गिरा था। उसके पहले कितना हिंदुस्तान पड़ा हुआ था। कहने का मेरा मतलब यह है कि दरअसल जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है उसकी पहली शर्त ये होती है सेल्फ परपेचुएट करने की, कि हमारे खिलाफ कोई लिखे नहीं, कोई बोले नहीं, सच्चाई सामने ना आ सके, क्योंकि जो इलीगल क्रिमिनल एंटरप्राइज है उसको चैलेंज किया जाता है। उसको चैलेंज करने से उस क्रिमिनल एंटरप्राइज को खतरा महसूस होता है, वो पलट के वार करता है। ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, बार बार नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। जब भी हमने अपने इंडिया में देखा है, राजीव गांधी एक वजीर आजम होते थे, जब बोफोर्स का मामला उठा तो आज से 30 साल पहले तो उन्होंने फौरन कहना शुरू किया नेशनल सिक्योरिटी में इस पर बात नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो मोर्चा खोले हुए थे एक जनाब थे, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। उनके डिफेंस मिनिस्टरशिप के टाइम पर एक स्कैंडल हुआ जिसको हमारे कॉफिन स्कैंडल कहते हैं, कि कॉफिन खरीदने में स्कैंडल हुआ, पैसे खाए गए। उन्होंने फौरन बोला नेशनल सिक्योरिटी है, इस नेशनल सिक्योरिटी में ये नहीं होना चाहिए। अभी जो है फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट मोदी जी खरीद रहे हैं, वो ये बताने को तैयार नहीं कि कितने का खरीदा गया है, क्यों इस रफाल जो है। और जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो सारे मंत्री, इनके जो सारे मिनिस्टर इनकी गवर्नमेंट के खड़े होकर कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी है, आप इसके बारे में बात नहीं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपने जिन गवर्नमेंट्स के नाम लिए वो कांग्रेस गवर्नमेंट भी है और बीजेपी गवर्नमेंट भी है। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज अ बोगी, इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। अगर नेशनल सिक्योरिटी हिंदुस्तान की इतनी कमजोर है कि एक अखबार में खबर छपने से बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा मुल्क इतने साल से कैसे खड़ा हुआ है, बड़ी ताज्जुब की बात। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते रहे, मुझे थोड़ा सा बताइए क्या मुश्किलात पेश आई, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस फील्ड में? बल्क मेरा जो काम रहा वो 2 एरियाज में रहा। एक तो मैंने हिंदुस्तान में वाहिद घूम घूम के जगह जगह जाकर मैंने ये एस्टैब्लिश किया, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, उनको स्टडी करके, किस तरह हिंदुस्तान की पुलिस बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को दहशतगर्द के फर्जी मुकदमात में फंसा रही है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बोगीमैन है और वो है मुसलमान।
कि मुसलमान है तो ये जो है ये ट्रेटर है, ये प्रो पाकिस्तान है, ये एंटी इंडिया है, और इसलिए बड़ी आसानी से मान लिया जाता है, चाहे अखबार वाले हों, चाहे टीवी वाले हों, चाहे आम पब्लिक हो, कि भाई मुसलमान है तो ये दहशतगर्द होगा, आतंकवादी होगा ये। लेकिन मैंने उस मिथ को बस्ट किया मैंने। दूसरा एक एरिया है, एक सूबा है हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़। वहाँ इट्स अ वर्चुअल वॉर जोन, नो गो जोन है, उसके बारे में कोई लिखता नहीं इंटरनेशनली, उस पर नोबडी शाइन्स अ लाइट ऑन छत्तीसगढ़। और वहाँ पर चूंकि माओइस्ट इंसर्जेंसी है, आर्म्ड इंसर्जेंसी है, तो उसको काउंटर इंसर्जेंसी करने के नाम पे वहाँ दिन रात वहाँ पर जो है ज़बरदस्त अत्याचार, ऑपरेशन, टॉर्चर, सब कुछ होता है वहाँ पर। तो वहाँ जाके मैंने रिपोर्टिंग की, और ये समझिए कि वहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनको पकड़ के और उनको अरेस्ट करके, उनको टॉर्चर करके, उनको परेशान करना, ये बहुत कॉमन है। मैं भी जब जाता हूँ वहाँ पर तो थोड़ा सा अपना क्वाइट रह के, क्योंकि बहुत इट्स अ वर्चुअल वॉर जोन। मैं इस इंटरव्यू से पहले जब आपसे बात करी तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि प्रेस फ्रीडम का जो इशू है, ये दिल्ली में काम करने वाली जो इंग्लिश की डिजिटल के जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनके लिए ये इशू है। छोटे शहरों में, छोटे गांव देहात में जाएं तो वहाँ ये इशू नहीं है। इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी आपकी। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोप की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सोशल प्रोग्रेस के साथ आई है। बगैर सोशल प्रोग्रेस के इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आ सकती। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारी बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उससे जो फ्रीडम थोड़ी बहुत आई है वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जो थोड़े बड़े शहर हैं उसमें हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। वहाँ पे ये चोंचला, अगर मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ, ये चोंचला ज़्यादा है। लेकिन जब आप मुफस्सिल टाउन में जाते हैं, छोटे शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ किस जर्नलिस्ट की औकात है, किस सहाफ़ी की औकात है कि वो डीएम के क्या ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लिख के दिखा दे, वो तहसील अध्यक्ष के खिलाफ लिख के दिखा दे, वो बीडीओ के खिलाफ लिख के दिखा दे, किसी के भी खिलाफ लिख कर दिखा दे। वो थानेदार के खिलाफ लिख कर तो दिखा दे, थानेदार उसको नंगा करके उल्टा लटका के 4 रात पीटेगा, तब घर के बाहर उसको थाने के बाहर निकालेगा, घर भेजेगा, अगर भेजेगा घर तो यहाँ पर कल्चर डेवलप होना आज़ादी का बहुत मुश्किल है। अभी एक पंजाब में, इंडियन पंजाब में एक जर्नलिस्ट को अभी उसके घर में घुस के उसके ऊपर तेल डाल के, पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, क्योंकि सैंड माफिया के खिलाफ लिखता था वो। असली लोग यही हैं। मैं तो दिल्ली में बैठे जो सहाफ़ी हैं जिनको अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है और ज़रूरत है उनकी, उनको अवार्ड मिलता है, वो अल्लाह उनको, भगवान उनको और आगे तक पहुँचाए। असली तो वो लोग हैं जो मुफस्सिल में रह रहा है, जो स्ट्रिंगर रह रहा है, अगर वो हिम्मत दिखा पा रहा है लड़ने की, और उसी की हत्या हो रही है। दिल्ली के पत्रकार की हत्या नहीं हो रही। इस वक्त जो भारत का जो जर्नलिस्टिक लैंडस्केप है, क्या कमी देखते हैं आप वहाँ पर? और इसमें जर्नलिस्ट खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, जर्नलिस्ट तो बचे नहीं हैं, जर्नलिस्ट तो बहुत कम बचे हैं। अब स्टेनोग्राफर्स हैं, ठीक है ना, और स्टेनोग्राफर वो होता है जिसको डिक्टेशन दे दिया जाता है। देखिए, पिछले 5 साल में, जब से मोदी बने प्राइम मिनिस्टर 2014 में, तब से शायद ही कोई अखबार होगा जिसमें एक हाई लेवल का एडिटर नौकरी से ना निकाला गया। हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर बनकर आए बॉबी घोष, जो पहले टाइम के ब्यूरो चीफ होते थे न्यूयॉर्क में। उन्होंने एक हेट ट्रैकर शुरू किया, जिसमें वो सिर्फ ट्रैक करते थे कि हेट, रिलीजियस हेट पूरे देश में, मुल्क में, वतन में कहाँ कहाँ हो रही है। डेली एक उसका ग्राफ छापते थे अखबार में। उस ग्राफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी नाराज़ हो गई कि वो, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रेशर कर दिया, हिंदुस्तान टाइम्स से उनको नौकरी से निकलवा दिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक बहुत नामी वीकली मैगजीन है हिंदुस्तान की, उसने एक अडानी, गौतम अडानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, और उनके ऊपर उसने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके खबर छापी। उसके एडिटर थे परंजॉय गोवा ठाकुर था, उनको नौकरी से निकलवा दिया गया। मोदी जी एक प्रोग्राम करते हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डेमोगॉग हैं मोदी जी, तो वो एक रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं, मन की बात, कभी कभी टीवी पे भी आते हैं। और एक किसी प्रोग्राम में उनके किसी एक खातून ने आके कहा था कि जी इन्होंने एक वो जो क्रॉप स्कीम कोई चलाई, जिसकी वजह से मेरी क्रॉप यील्ड जो है डबल हो गई, दुगनी हो गई, और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, वगैरह वगैरह। एक टीवी स्टेशन है एबीपी न्यूज़ हिंदुस्तान में, उसके एडिटर थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो एक प्रोग्राम चलाते थे। उसमें उन्होंने उसी खातून को पकड़ कर ले आया और उसने कहा जी मुझे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, मुझे तो ज़बरदस्ती मुझसे बुलवाया गया था। लेकिन उसके अगले दिन ही पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी चली गई। सो अब जर्नलिज्म नहीं रह गया है। और जैसा कि हम पुराने ज़माने की माफिया मूवीज़ में देखते थे हॉलीवुड की, कि माफिया को 100 लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं, आप एक को मार दीजिए, वो सबको सांप सूंघ जाता है। वही हिंदुस्तान में आज सहाफ़त की हालत हो गई है। प्रेस फ्रीडम की जो इंडेक्स निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल, इस इंडेक्स में जैसे पाकिस्तान 143 पे और इंडिया 140 पे है इस वक्त, दोनों ही पिछले साल के हिसाब से थोड़े नीचे आए।
लेकिन इन दोनों से ऊपर जिन मुल्कों को आप देखें, चाड इनसे ऊपर है, यूएई इनसे ऊपर है, म्यांमार इनसे ऊपर है, आपको ये रैंकिंग किस हद तक वैलिड लगती है, कितना आप इस पर रिलाई करते हैं? जी, ये मुझे लगता है शायद वो मर्डर्स और जर्नलिस्ट डेथ्स को देख रहे होंगे, किलिंग्स को देख रहे होंगे, वरना यूएई में तो सहाफत नाम की चीज़ हो नहीं सकती, म्यांमार में भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं 1 मिनट को इस इंडेक्स को भी अगर किनारे रख दूं, हम अभी तक सोचते थे कि जर्नलिज्म हिंदुस्तान में ठीक ठाक है, क्योंकि जो मिडिल क्लास जर्नलिज्म, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, मुंबई दिल्ली वगैरह में था, वो अपना काम कर पा रहा था। अब वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हल्ला मचा रहा है वो। लेकिन 90% रेस्ट ऑफ इंडिया में तो सहाफत हो ही नहीं पा रही है, आज पता नहीं कब से नहीं हो पा रही है। नॉट ब्रिंगिंग अप कैमरून, चाड, म्यांमार, यूएई, बट अगर हम अपने आप को, इंडिया को बोलते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हमको रुतबा हमारा ये है, हम अपना जो रुआब हमारा ये है कि हम सोचते हैं कि हम तो आज यूरोप बन गए, हम तो आज अमेरिका बन गए, हम तो इनके साथ उठते बैठते हैं। तो आप क्या यूरोप की तरह और क्या वेस्ट यूरोप की तरह, क्या नॉर्थ अमेरिका की तरह आप वाकई सहाफत को उतनी आज़ादी देते हैं? क्या वो इतने फ्री हैं कि वो कुछ भी लिख सकें? तो अगर हम इस किस्म की आज़ादी अपने मुल्क में नहीं दे सकते, तो तब हम 140 पे हों, 150 पे हों, मुझे ताज्जुब नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरह का अब माहौल हो गया है, और ख़ासतौर पे जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस के साथ रिलेशनशिप है, आपके ख्याल में कितनी सीख ले रहे हैं, कितना इंस्पायर हो रहे हैं मोदी जी उससे? मुझे नहीं लगता इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत इंसुलर और इनवर्ड है वो माहौल, थ्रेट का है आपकी ज़िंदगी। जब आप देखिए ना, अगर लड़का कोई ट्वीट कर रहा है और उसको पुलिस आके गिरफ्तार कर ले जाएगी, तो अच्छा आदमी सोचेगा, ट्वीट करने से 10 बार सोचेगा उसके पहले। जर्नलिज्म इज ओनली वन पार्ट ऑफ सोसाइटी, द एंटायर सोसाइटी इज अंडर सीज राइट नाउ। तो कहाँ जाके रुकेगा ये? मैं सूदसेयर तो हूँ नहीं, क्रिस्टल बॉल गेजर भी नहीं हूँ मैं। आई बिलीव दैट वी आर पासिंग थ्रू एन इपोकल मोमेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और हिंदुस्तान में जितना लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म हमने पहले 60-70 साल में देखा, मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले 20-25-30 साल में उस लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म पे हम लौट पाएंगे। शायद ये भी कि जिस तरह हमने शुरू में बात की कि डेमोक्रेसी की कदर तब आती है जब वो नहीं होती, तो शायद फ्री प्रेस की भी कदर तभी आएगी जब फ्री प्रेस इतना शायद खत्म हो जाएगा कि आपको अपना आप ही कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको यही नजर नहीं आ रहा कि मेरा जो मसला है उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। शायद उस वक्त मैंने तो दिल्ली में रह के सहाफत किया पूरी जिंदगी, और दिल्ली वालों को देखा, इतना हल्ला मचाते हैं, इतना चिल्लाते हैं। एक मोदी आया, सब डर के घुस के बैठ गए अपने अपने घर में, कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। और तब ऐसे में जब मैं सोचता हूँ कि यार वो आदमी जो था, जिसको जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के खिलाफ लिख रहा था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एट्रोसिटीज के खिलाफ लिख रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ के फर्जी केस में फंसा के उसको रात भर पीटा, उसको कई दिन पीटा, मारा और उसको जेल में डाल दिया है। माई हार्ट गोज आउट टू दैट पर्सन, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। मैं फिर ऑल्टरनेटिव भी तो निकाले ना जर्नलिज्म कम्युनिटी ने इंडिया में ही, जैसे द वायर की आप एग्जांपल ले लें, क्विंट है, इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए जहाँ पे वो लोग आए जिन्होंने देखा कि हमको कहीं काम हम कर ही नहीं पा रहे। द वायर है, क्विंट है, ये सब दिल्ली में निकला ना। हालांकि मोदी राज में तो आज कोई भी सेफ नहीं है, बट उससे आगे जाके मतलब ये जो जर्नलिज्म है, द वायर, द क्विंट जो है, वो गोरखपुर में तो नहीं शुरू हो पा रहा। लेकिन गोरखपुर में उसको पढ़ तो सकते हैं ना, अब एक्सेस है। हाँ, देखिए लोगों का एक्सपोजर तो बढ़ सकता है ना। डेमोक्रेसी इज अबाउट empowerment down to the last person, and thank God for the wire, and thank God for the quint, and thank God for the scroll, and thank God for all of these alternative digital outlets जो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। पर मैं ये कह रहा ना, ये दिल्ली से है, ये गोरखपुर में नहीं है, ये मुजफ्फरनगर में नहीं है, समझ रहे ना, ये वलसाड़ में नहीं है, ये छोटे छोटे कस्बों में नहीं है। ये छोटे छोटे कस्बे जब तक खुद एम्पावर्ड नहीं होंगे, तो कोई बाहर से आदमी आके आपको जबरदस्ती आज़ाद नहीं कर सकता। तो मतलब इसका ये हुआ कि फ्री प्रेस जिसने लोगों को सर्व करना है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो खुद उसको डिमांड करें, उसके लिए माहौल क्रिएट करें। सहाफ़ी और पढ़ने वाला जो है दो अलग पार्टियां नहीं हैं, ये एक ही चेन के दो लिंक्स हैं, और एक चेन ने दूसरे को मजबूत करना है। The autocratic streak and the patriarchal streak in Indian society is so strong, इतना मजबूत है ये कि वो इंसान को खुली सोच, आज़ाद सोच रखने के लिए अलाउ नहीं करता है। बड़े शहरों में अंग्रेजी पढ़ने के बाद हाँ, लेकिन छोटे शहरों में इन द एज ऑफ इंटरनेट जो यंग जनरेशन है वो बहुत फ्री अपने आप को महसूस करती है, करना चाहती है और खुलकर जीना चाहती है वो। लेकिन जो पेट्रियार्की है वो उसको दबाने की पूरी पुरजोर कोशिश करती है। एंड इफ़ यू
ऐड टू दैट जो हमारा सिस्टम है वो एकदम टॉप डाउन स्टील फ्रेम जो अंग्रेज लगा के गए हैं, वो सिस्टम इतना ज़्यादा रिग्रेसिव सिस्टम है और रिएक्शनरी सिस्टम है कि वो कभी भी प्रो पीपल नहीं हो सकता। अजित, पूछने को तो बहुत से सवाल हैं और करने को बहुत सी बातें हैं, सिर्फ वक्त की कमी की वजह से यहाँ पे इस गुफ्तगू को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके भी, बिकॉज ये ऐसा मसला है जो कॉन्टेक्स्ट तो इस वक्त भारत का है हमारी गुफ्तगू का, लेकिन ये मसला हर जगह ही एप्लीकेबल है। बहुत थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू थी, तो आई होप जो हमें देख रहे हैं उन्होंने ये गुफ्तगू एंजॉय की और जो सवाल इससे बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सवाल आप हमसे करें और फिर हम कोशिश करेंगे कि उनके कुछ अच्छे अच्छे जवाब भी आपको दें। थैंक यू वेरी मच अजय, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।